Hello everyone. In this video, we will continue the chapter 1, the French Revolution. Okay, so we have already studied about the French Revolution, okay, and its reasons and when it happened. And we also studied that the French society was divided into three classes. Okay, that was clergy, noble एंड ये देखिए क्लर्जी, नोबल एंड थर्ड स्टेट में आ जाते थे आपके सारे बिजनेसमैन, आर्टिजन्स, पीजेंट्स, स्मॉल पीजेंट्स। ओके, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो देखिए टू सर्वाइव, यानी 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, उससे पहले जो सिचुएशन थी, जो हालात थे, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से लोगों की परेशानियां, खास कर कि जो थर्ड एस्टेट के लोग थे या जो थर्ड क्लास यानी मिडिल क्लास पीपल थे, उन्हें किस तरीके से मुश्किल हो गया था सरवाइव करना या गुजर बसर करना, कैसे मुश्किल बढ़ती गई। ठीक है, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। द स्ट्रगल टू सर्वाइव, जीने के लिए संघर्ष करना। ठीक है, देखिए द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन थी, जो कि बढ़कर 1789 में कितनी हो गई? 28 मिलियन, यानी 5 मिलियन और बढ़ गई। ओके, इसकी वजह से क्या हुआ, जब पॉपुलेशन जब बढ़ती है, ठीक है, तो डिमांड्स भी बढ़ती हैं। डिमांड की मतलब मांग, डिमांड्स का मतलब मांग, यानी लोगों की जो मांगे हैं, चाहे वो बेसिक नीड्स को पूरी करने के लिए हो या लग्जरियस लाइफ के लिए हो, उनकी मांगे जो थी वो बढ़ने लगी चीज़ों को लेकर। ठीक है, दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। जो सबसे बड़ी डिमांड थी, जो अचानक बढ़ी थी, जो रैपिड इंक्रीज हुआ था, वो था फूड ग्रेन्स का। ठीक है, अनाज की जो मांगे थी वो बढ़ती जा रही थी। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद डिमांड। अब जितनी मांग बढ़ रही थी, उस हिसाब से जो प्रोडक्शन था, जो अनाजों का उगना था, वो उतना नहीं हो पा रहा था। ठीक है, अनाज उतना नहीं था जितना कि मांगे बढ़ रही थी। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट, स्टेपल का मतलब होता है मुख्य। जैसे हमारा जो इंडियन फूड है, उसकी स्टेपल डाइट क्या है? राइस एंड चपाती, यानी जो आप रोटी बोलते हो, ये हमारी स्टेपल डाइट है। यानी हम रोज़ जो खाना खाते हैं उसमें हमारा ये चीज़ दो हैं, ये दोनों चीज़ें ज़रूर होती हैं, इसके बिना आप खाना कंप्लीट नहीं मानते हो। तो स्टेपल डाइट, तो स्टेपल डाइट जो होती है, ये जो ब्रेड थी, इसके प्राइसेस हाई हो गए। ठीक है, क्योंकि फूड ग्रेन्स की कमी होने लगी, पॉपुलेशन बढ़ गई ज़्यादा, तो उसकी डिमांड होने लगी और जो अनाज था उसकी पैदावार कम थी। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप्स हुज ओनर फिक्स्ड देयर वेजेस। वेजेस का मतलब होता है जो रोज़, मतलब हर दिन जिन मज़दूरों को उनकी तनख्वाह दी जाती है, जो तनख्वाह होती है वही क्या होती है? वेजेस होते हैं। ठीक है, तो जो लेबरर्स थे वो वर्कशॉप में काम किया करते थे, जिनके जो मालिक थे, ओनर थे उन वर्कशॉप के, वो उन्होंने फिक्स कर रखी थी उनकी वेजेस। ठीक है, बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस। जो चीज़ों की कीमतें थी वो बढ़ती जा रही थी, और जो मज़दूरों की वेज थी वो दिन ब दिन क्या हो रही थी? क्योंकि वेज तो फिक्स थी, लेकिन महंगाई बढ़ रही थी, तो वो वेज कम पड़ रही थी लोगों को। समझे आप? मज़दूरों के लिए मुश्किल हो रहा था कि वो अपनी जो बेसिक नीड्स हैं, यानी जो खाना है, वो खरीद सकें। जो उनको मज़दूरी मिलता था, वेजेस मतलब मज़दूरी। क्लियर हो रही है बात? मज़दूरी या वेतन। चलिए आगे।
But wages did not keep pace with the rise in prices, so the gap between the poor and the rich widened. पुअर के बीच और रिच के बीच की जो खाई थी वो और भी ज़्यादा चौड़ी होती चली गई, ठीक है, वाइड होती चली गई, फैलती चली गई, क्योंकि गरीब जो थे वो और गरीब होते चले गए और जो रिच थे वो और भी ज़्यादा रिच होते चले गए। जो मज़दूर थे उनकी फिक्स्ड वेजेस होती थी जो कि बढ़ती महंगाई के साथ पूरी नहीं थी या फिर बराबर नहीं थी। बढ़ती महंगाई के साथ उनकी जो फिक्स्ड वेजेस थी वो उनकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर रही थी। क्लियर है? देखिए, सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच वाइडेंड, थिंग्स बिकेम वर्स। जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा वर्स होती चली गई और भी ज़्यादा बदतर होती चली गई। व्हेनेवर ड्रॉट और हेल, ड्रॉट मतलब होता है सूखा, सूखा पड़ जाना, और हेल का मतलब होता है जब बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े जो हैं गिरते हैं सर्दियों में, तो हेल होता है। यानी हेल और जो ड्रॉट था ये दोनों मिलकर क्या करते थे, हार्वेस्ट को रिड्यूस कर देते थे, यानी जो फसल होती थी वो बर्बाद हो जाया करती थी, जिसकी वजह से किसानों को भुगतना पड़ता था और फूड ग्रेन की शॉर्टेज भी हो जाती थी। यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है, इधर फूड ग्रेन्स जो है, अनाज जो है, उसकी प्रोडक्शन भी कम हो रही है। दिस लेड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अब सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या है सुनिए। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मीनिंग होता है, सब्सिस्टेंस का मतलब होता है गुजर बसर करना, ठीक है। मतलब आप जो है डेली मतलब अपना जो है 2 रोटी का मतलब 2 टाइम का खाना खा सकें, जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, मूलभूत आवश्यकताएं, उन्हें पूरा कर सकें। लेकिन इस गुजर बसर में भी क्या आ गया, संकट आ गया, क्राइसिस आ गया। अब जो गरीब लोग थे या फिर जो वर्कर्स थे, लेबरर्स थे, पीजेंट्स थे, इन लोगों के लिए अब अपना रोज़मर्रा का जो गुजर बसर था वो भी पूरा करना मुश्किल होता जा रहा था। कैसे? देखिए इसकी मीनिंग पढ़ लीजिए। एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर इंडेंजर्ड, ठीक है, कि आप अपनी रोज़ की जो आवश्यकताएं हैं ना वो भी आप पूरी ना कर सको, तो वो कहलाती है सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ये वर्ड ज़रूर याद कर लेना। आगे देखिए, समथिंग दैट अकर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेजीम। बार बार आप ओल्ड रेजीम पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या है? ओल्ड रेजीम का मतलब है 1789 में तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, इससे पहले का जो भी टाइम था, जैसे हमने पढ़ा 774 में किंग लुइस 16 जो थे वो आए थे, लुइस 16, ठीक है, वो राजा बने थे। अब था क्या, जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन है उससे पहले का जितना भी टाइम रहा है, जो भी राजा रहे हैं, उस दौरान हमेशा ही कोई ना कोई क्राइसिस जो थी वो फ्रांस में बनी रहती थी। ओल्ड रेजीम का मतलब है फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने से पहले का जो समय था, ठीक है। तो हो क्या रहा था कि जो सब्सिस्टेंस क्राइसिस थी वो बार बार फ्रिक्वेंटली हुआ करती थी फ्रांस में। लोग परेशान रहते थे, कोई भी राजा जो है वो अच्छी तरह से शासन नहीं कर रहा था, ठीक है, सुचारू रूप से नहीं चला पा रहा था सबको। जो वहाँ के नागरिक थे वो परेशान थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये आप फ्लो चार्ट देख सकते हो, ओके। ये आप खुद ट्राई करना, बुक है, बुक में आप इसे फिल करना किस तरीके से सब्सिस्टेंस क्राइसिस घटित होती है, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे ये रहे इसके, ये ऑप्शंस दे रहे हैं, ये आप खुद फिल करना, ओके। चलिए हम आगे चलते हैं, एक्टिविटी आप खुद करिएगा। अब हम आ जाते हैं आगे। अभी हमने पढ़ा स्ट्रगल टू सर्वाइव, कि लोग जो हैं किस तरीके से संघर्ष कर रहे थे जीने के लिए। अब आ रहा है अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। मतलब जिस तरीके से जो मिडिल क्लास थे, मिडिल क्लास में आ जाते हैं वो थर्ड एस्टेट के लोग जो कि नौकरी करते थे, लॉयर्स थे, बिजनेसमैन थे, आर्टिजन्स थे, वो सारे लोग आ जाते हैं, ठीक है। द ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। एनविसेज का मीनिंग देखिए क्या होता है। एनविसेज का मतलब होता है विचार करना, ठीक है।
या परिकल्पना करना। अब क्या विचार करने का यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि जो मिडिल क्लास थे वो एजुकेटेड क्लास थी वो, यानी वहाँ के लोग काफ़ी हाईली एजुकेटेड हुआ करते थे, एजुकेशन लेते थे, फिर उन्हें नौकरी मिलती थी। तो वो पढ़े लिखे लोग जो थे उन्होंने सोचना शुरू किया, विचार विमर्श करना शुरू किया, जिसका इफ़ेक्ट क्या था, जो प्रिविलेजेस मिली हुई थी कुछ लोगों को उसका एंड होने लगा, यानी समाप्त होने लगी। वो जो स्पेशल राइट्स थे, वो जो प्रिविलेजेस दी जाती थी क्लर्जी को, नोबल मैन को, ठीक है, उन्हें जो था उनके उन प्रिविलेजेस पे क्या लग गया, एंड लग गया, जब मिडिल क्लास जो थे उन्होंने विचार विमर्श करना शुरू करा और एक्शन लेना शुरू किया। ठीक है, अब देखिए, इन द पास्ट peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity। जो peasants थे, जो यानी किसान थे, और जो वर्कर्स और मजदूर वगैरह थे, वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया, किसमें, रिवोल्ट किया, विद्रोह किया, किनके अगेंस्ट में किया, जो टैक्सेस बढ़े जा रहे थे, इंक्रीज किए जा रहे थे, और जो फूड स्कैसिटी मतलब फूड की यानी अनाज की जो कमी आ रही थी उसके अगेंस्ट में पीजेंट्स और वर्कर्स ने क्या किया, रिवोल्ट किया। बट दे लैक्ड द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स। अब क्योंकि पीजेंट्स और वर्कर्स की जो हालत थी वो अच्छी नहीं थी, फाइनेंशियली भी और हर तरीके से भी, ठीक है, सोशली भी, समाज में भी वो अच्छे उसमें नहीं थे, अच्छी रिस्पेक्ट नहीं होती थी उनकी, क्लास नहीं था उनका वो, और पैसे की भी कमी थी। तो हुआ क्या, दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। वो अपने इस रिवोल्ट को, रेवोल्यूशन को कंटिन्यू तो करना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी के कारण और सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर के कारण वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड एस्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्परस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज़। तो जो रेवोल्यूशन था वो आगे जाकर किनके हाथों में आ गया, कौन लोग हैंडल करने लगे, थर्ड एस्टेट के वो पढ़े लिखे लोग, वो प्रॉस्परस लोग, जो जैसे बिजनेसमैन हैं, लॉयर्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो टीचर्स हैं, इस तरीके की जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती थी, वो लोग जो थे, बिकॉज दे वर एजुकेटेड, उन्होंने समझना शुरू कर दिया कि ये जो कुछ भी चल रहा है फ्रांस में वो ठीक नहीं है सिटीजन्स के लिए, उनके लिए। तो उन्होंने इस रिवोल्ट में पीजेंट्स और वर्कर्स का साथ दिया। ठीक है, आगे देखें। द 18th सेंचुरी विटनेस द इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स। सामाजिक समूह बनने लग गए, सामाजिक समूह बनने लग गए थे। ठीक है, टर्म द मिडिल क्लास, और उनको क्या नाम दिया गया, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास इसलिए कहा गया पहले कि वो एजुकेटेड थे, ठीक है, यानी देखिए लोअर क्लास और अपर क्लास के बीच का जो क्लास होता है वो मिडिल क्लास कहलाता है। मिडिल क्लास में जो एजुकेटेड लोग आ जाते हैं, जो नौकरी करते हैं, ठीक है, उस तरीके के लोग होते हैं, और वो क्योंकि एजुकेटेड होते हैं इसलिए दे थिंक अबाउट सम न्यू आइडियाज़, ओके, who earned their wealth through an expanding overseas trade। ओवरसीज ट्रेड का मतलब उन्होंने क्या किया, व्यापार किया। जो ये मिडिल क्लास थे वो वेल्दी कैसे हुए, उनके पास पैसा कैसे आया, प्रॉस्परस कैसे हुए, छोटे छोटे ट्रेड करते थे। ओवरसीज ट्रेड का मतलब होता है अपने देश से बाहर जाकर व्यापार करना। और पहले एरोप्लेन्स वगैरह नहीं थे, तो समुद्री रास्ते से एक देश से दूसरे देश जाते थे, ट्रेड किया करते थे, जिसकी वजह से काफ़ी पैसा आता था। इस तरीके से जो थर्ड स्टेट यानी मिडिल क्लास जो लोग थे वो प्रॉस्परस होते गए, वेल्दी होते गए, यानी अमीर होते गए। फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स सच एज वूलन, सिल्क टेक्सटाइल्स दैट वर ईदर एक्सपोर्टेड और बॉट बाय द रिचर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। देखिए, अब उन्होंने जो ट्रेड किया, कैसा ट्रेड होता था, वो मैन्युफैक्चर करते थे गुड्स को, सामान को बनाना, जैसे कि वूलन, वूल वगैरह बनाया, ऊन, सिल्क टेक्सटाइल,
टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ा व्यापार या कपड़ा मिल, ठीक है, कपड़े से रिलेटेड होता है टेक्सटाइल। तो जैसे सिल्क बना लिया, वूल बना लिए, इन्हें बेचना दूसरे देशों में, या फिर एक्सपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट मतलब दूसरे देश ले जाना कोई सामान, इम्पोर्ट मतलब देश में बाहर का सामान लाना। और बॉट बाय दी रिचर मेंबर ऑफ सोसाइटी, या तो वो इन माल को, जो कुछ भी सामान जो बनाते थे, मैन्युफैक्चर करते थे, उसे एक्सपोर्ट कर देते थे, या फिर उसी सोसाइटी के जो रिच मेंबर्स होते थे वो सामान उनसे खरीद लेते थे, ठीक है। इस तरीके से जो मिडिल क्लास था वो वेल्दी होता गया, प्रॉस्परस होता गया। इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, व्यापारी और जो मैन्युफैक्चर करने वाले यानी सामान बनाने वाले, ठीक है। द थर्ड एस्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशंस सच एज लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। ये कहना चाहते हैं कि थर्ड एस्टेट में ना सिर्फ बिजनेसमैन थे, ठीक है, ना सिर्फ मैन्युफैक्चरर थे या मर्चेंट्स थे, बल्कि कुछ प्रोफेशन के लोग भी आ गए, जैसे कि लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब राजा के ही कोर्ट में बहुत से ऐसे काम होते थे जो कि कुछ अधिकारियों को मिलते थे, ठीक है। जैसे कि अगर आज की आप सिचुएशन में देखें तो आज की कंडीशन में तो जैसे आईएएस ऑफिसर्स हो गए, ये सब आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स माने जाते हैं। तो ये पढ़े लिखे लोग थे, इन्हीं से मिलकर थर्ड एस्टेट बना था, ठीक है। All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि जो मिडिल क्लास थे या जो थर्ड एस्टेट था वो पढ़ा लिखा था और वो ये विश्वास करते थे कि समाज में किसी भी ग्रुप को, किसी भी समूह को खास अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए जन्म से। जैसे कि किंग, ये होता था राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है, नोबल का बेटा नोबल बनेगा। जो क्लर्जी होते थे, इन्हें बाय बर्थ, इनके जन्म से ही इनको स्पेशल राइट्स दे दिए जाते थे, कुछ प्रिविलेजेस दे दी जाती थी। तो ये जो मिडिल क्लास थे, ये जो एजुकेटेड लोग थे, इनका मानना था कि समाज में सब लोग बराबर हैं, किसी खास समूह को या कुछ लोगों को किसी भी तरह का प्रिविलेजेस नहीं देना चाहिए, ओके। रादर ए पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, बल्कि समाज में हर व्यक्ति की जो एक पोजीशन है, जो स्थिति है, वो किस पर निर्भर होनी चाहिए, उसके मेरिट पर। मेरिट का मतलब है कि समाज में वो कितना योगदान कर पा रहा है या किस तरीके से वो अपना जीवन यापन कर रहा है, उसका स्टेटस क्या है, उसके हिसाब से समाज में हर एक व्यक्ति की अपनी एक सामाजिक स्थिति या पोजीशन होनी चाहिए। ऐसा थर्ड एस्टेट जो थे उन लोगों का मानना था। These ideas envisaging a society based on freedom and equal laws, जो ये आइडिया था कि भाई किसी भी ग्रुप को समाज में किसी भी तरह का प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, इसकी वजह से क्या हुआ, समाज में फ्रीडम यानी स्वतंत्रता और समानता, इनके बारे में ये नए आइडियाज़ जो थे वो समाज में उठने लगे, ठीक है, इनका इमर्जेंस होने लगा। एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब हर किसी को अधिकार प्राप्त हो, हर किसी को अवसर प्राप्त हो खुद को डेवलप करने का समाज में। ऐसा ना हो कि कोई अगर मज़दूर है तो उसको बड़ी नौकरी नहीं मिल सकती है, अगर वो उस लायक है, अगर उसके मेरिट पे उसको अच्छी नौकरी मिल सकती है तो उसको भी अवसर देना चाहिए। were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau। देखिए ज़रा, ये जो तीन चीज़ें हैं, फ्रीडम, इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, ये डेमोक्रेसी के अंदर जहाँ भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वहाँ इन तीनों चीज़ों, ये तीनों फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तीन चीज़ें, ये तीन आइडियाज़ किन्होंने कौन समाज में लेकर आया, ये फिलोसफर्स हैं जॉन लॉक एंड जीन जैक्स रूसो, या आप इन्हें रूसो और जॉन लॉक बोल सकते हैं। तो जॉन लॉक ने अपनी किताब में 2 ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, उसमें कहा
टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। मतलब ये कि जॉन लॉक ने अपनी इस किताब में टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में ये इनकार किया, ये मतलब रिफ्यूट कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया कि इस तरह का यानी डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। मतलब राजा कहता था कि मेरा डिवाइन राइट है दूसरों पर शासन करने का, ओके, उन सिटीजन्स पर शासन करने का मेरे को दैवीय अधिकार प्राप्त है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जॉन लॉक ने कहा ये बिल्कुल गलत है। एब्सोल्यूट राइट मतलब किंग को एब्सोल्यूट राइट प्राप्त था, यानी किंग कोई भी कानून बनाए वो सब पर लागू होगा, लेकिन खुद किंग पर लागू नहीं होगा, यानी किंग अपने ही बनाए हुए कानून के ऊपर होता था। तो ये जो एब्सोल्यूट राइट है या जो डिवाइन राइट है, जॉन लॉक ने कहा कि समाज में इस तरह का कोई भी अधिकार किसी को प्राप्त नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आगे चलिए। रूसो कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड, proposing a form of government based on a social contract between people and their representative। अब देखिए जॉन लॉक ने क्या कहा था। जॉन लॉक ने कहा कि भाई किसी भी तरह का डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट नहीं होना चाहिए मोनार्क का। मोनार्क मतलब वही जो किंग हो गया, ठीक है, जो डेस्पोटिक रूल में विश्वास करता है। डेस्पोटिक रूल हमने अभी पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो जॉन लॉक ने तो बिल्कुल मना कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब रूसो ने जॉन लॉक के इसी विचार को सपोर्ट किया और रूसो ने जॉन लॉक के आइडिया को वो आगे लेके गए एंड प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। रूसो ने कहा कि समाज में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी सरकार हो जो कि लोग और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, उनके बीच में एक सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट हो, एक सामाजिक संबंध हो। मतलब कि लोग अपना प्रतिनिधि खुद चुने, जैसे कि अब हमारे इंडिया में मतलब ये चीज़ें हैं कि हम अपना नेता खुद चुनते हैं, अपना प्रतिनिधि खुद चुनते हैं। तो रूसो ने भी वही बात बोली थी जॉन लॉक की तरह कि कोई डिवाइन राइट, कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं होना चाहिए किसी भी मोनार्क का। जो भी है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट समाज में होनी चाहिए ताकि जो लोग हैं वहाँ के वो अपना प्रतिनिधि खुद चुन सकें। रूसो ने किताब लिखी, रूसो नहीं है, मॉन्टेस्क्यू। अब यहाँ देखिए तीसरे एक और आ गए हैं फिलोसोफर, मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ लॉज में कहा proposed a division of power। Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislative, executive and judiciary। ये सारी जो अब आप पढ़ रहे हो ना फीचर्स, ये सब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हैं। यानी ये जो तीन फिलोसोफर्स हैं, जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, इन तीनों ने जो फीचर्स बताए हैं वो एक लोकतांत्रिक सरकार के हैं। तो मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि भाई जो ताकत है या जो पावर है उनका विभाजन होना चाहिए। सरकार के अंदर ही कैसे विभाजन होना चाहिए? एक लेजिस्लेटिव होगा, उसको अलग अधिकार या अलग पावर्स दी जाए। फिर एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेटिव का काम होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उस कानून को लागू करना, और जुडिशरी का काम होता है ये देखना कि जो कानून बने हैं उसे सही तरीके से लागू किया गया है या नहीं। तो मॉन्टेस्क्यू कहते थे कि भाई इन तीनों ऑर्गन्स के बीच में, ये सरकार के ऑर्गन्स हैं, क्या हैं ये? ऑर्गन्स हैं। इन तीनों के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए। ये तीनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एक दूसरे पे पूरी तरह से निर्भर ना हो, इंडिपेंडेंट हो ताकि वो डिसीजन ले सकें, ठीक है। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए। अमेरिका में इस तरह की गवर्नमेंट जो थी वो स्थापित कर दी गई।
आफ्टर द 13 कॉलोनीज, याद रखिए अमेरिका में ब्रिटेन ने 13 कॉलोनीज बनाई थी, नंबर ऑफ कॉलोनीज याद रखनी है आपको। तो जब अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिली ब्रिटेन से, तब वहाँ पर इस तरह की सरकार का इस सरकार की स्थापना कर दी गई, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वॉज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। अमेरिका में संविधान बनाया गया, लिखा गया, ठीक है, और इंडिविजुअल राइट्स की गारंटी दी गई, यानी हर एक व्यक्ति को अधिकार प्राप्त हुआ। तो जब अमेरिका में इस तरह का बदलाव आया, जब ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, तब फ्रांस में जो राजनीतिक विचारक थे, पॉलिटिकल थिंकर्स थे, उनको एक एग्जाम्पल मिला, एक उदाहरण मिला कि भाई अमेरिका जैसे देश में जहाँ पर नागरिकों को अधिकार मिले हैं, इंडिविजुअल राइट्स मिले हैं, तो इस तरह की सरकार की स्थापना करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फ्रांस में कैसा रूल था? डेस्पोटिक रूल था, मोनार्की थी, वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी। अब देखिए आगे। The ideas of these philosophers were discussed intensively in saloons and coffee houses and spread among people. अच्छा, वह उस टाइम पे, यानी जो ये 18th सेंचुरी की बात हो रही है, तब टेलीविजन्स वगैरह नहीं थे कि आपको टेलीकास्ट कर दी जाए कोई न्यूज़ या कुछ। तो वहाँ पर जो लोग होते थे ये इकट्ठा हुआ करते, जैसे सलून में हो गए, कॉफ़ी हाउसेस हो गए, यहाँ पर लोग क्या करते थे? इकट्ठा होते थे, गैदरिंग होती थी, बातचीत हुआ करती थी, पॉलिटिकली, सोशली, हर तरह की। तो यहाँ पर जब लोग इकट्ठा हुआ करते थे, तो ये जो आइडियाज़ थे फिलोसोफर्स के, डेमोक्रेटिक आइडियाज़ जो थे, ये फैलाए गए इन लोगों के बीच में, इनको अवेयर किया गया थ्रू बुक्स, किताबों के ज़रिए, एंड न्यूज़पेपर्स के ज़रिए, ठीक है। दे वर फ्रिक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। अब जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें कैसे पता चले, वो अखबार नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनको क्या किया जाता था? ग्रुप में बिठाकर कोई एक पढ़ा लिखा इंसान, एक एजुकेटेड पर्सन, वो सब कुछ उनके लिए पढ़ता था, रीड अलाउड इन ग्रुप्स, उन्हें बताता था कि क्या क्या बेनिफिट्स जो हैं इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के होंगे अगर वो फ्रांस में भी आ जाती है। द न्यूज़ दैट लुइस 16 प्लान्ड टू इम्पोज फर्दर टैक्स टू बी able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges। हुआ क्या कि एक खबर और आई कि जो ये लुइस 16 है, इसने प्लानिंग की है कि वो और भी ज़्यादा टैक्सेस बढ़ाएगा, इम्पोज करेगा थर्ड एस्टेट के ऊपर, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, जो एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे हैं सरकार के, वो उनकी पूर्ति कर सके। कैसे? टैक्सेस को बढ़ाकर, लोगों से ज़्यादा इनकम टैक्स लेकर। अब इसकी वजह से हुआ क्या? लोगों के बीच में, ठीक है, राजा के अगेंस्ट और प्रिविलेज्ड लोगों के अगेंस्ट। प्रिविलेज्ड लोग कौन थे? क्लर्जी, नोबल्स। क्लर्जी को तो टैक्स ही नहीं देना होता था। नोबल क्या करते थे? टैक्स लेते थे, देते नहीं थे, लेते थे। तो इस तरीके से ये जो प्रिविलेज्ड लोग थे, इनके खिलाफ और राजा के खिलाफ लोगों का गुस्सा और विद्रोह जो था वो बढ़ता चला गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम कंटिन्यू करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में, वो है द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, यानी किस तरीके से जो विद्रोह था वो फैला था पूरे फ्रांस में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।